हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर 3 को डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमारा जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देखोगे 2019 में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, 2021 में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था? डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये बोलता है अभी अर्थ की जो लेयर्स है उनके बारे में डिस्कस करो और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आपकी क्या होगी? कोर होगी, मेंटल होगी, क्रस्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इन 3 लेयर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे हम इन डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये बोलता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड हाउ दे आर केस टू स्टडी द अर्थ्स इंटीरियर। ठीक है जी, सिस्मिक वेव्स क्या है इसके बारे में पूछते हैं और ये अर्थ के इंटीरियर को कैसे हेल्प करता है स्टडी करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। और देखो यहाँ पे 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये बोलते हैं डिस्कस द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड कमेंट द एस वेव एंड पी वेव शेडो जोन। ठीक है, तो इसको डायग्राम के साथ ये पूछा हुआ है, तो 150 वर्ड्स में आपको इसको भी लिखना है। ठीक है, तो आज हम इसको जो है लेक्चर 3 को शुरू करेंगे। देखो, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं जो हमारे अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा एक्सटीरियर है पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे जो हमारा मिड पार्ट है अर्थ का, ठीक है, जिसका जो सबसे ज़्यादा मास एंड वॉल्यूम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेंटल बोलते हैं। ठीक है जी, और तीसरा हमारा जो है ये है कोर। ठीक है, और इसकी आप डेप्थ देखो तो ये है 6371 किलोमीटर्स। ये इतनी हमारी जो है इसमें जो है अर्थ की डेप्थ है। तो इसमें कुछ एक सोर्सेज है जिससे हमारे को पता चलता है भी अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं। या पहले हम देखेंगे जो है एक डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है जी, और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। अब डायरेक्ट सोर्स में आपको क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले तो आप देखो, आप माइनिंग कर सकते हैं। जो माइनिंग के एरिया में आप जाओगे, ठीक है जी, तो आपका माइनिंग एरियाज हो गए। दूसरा आपका हो गया, आप जा सकते हो जो आपकी डीप माइनिंग होगी, जैसे आपकी रशिया में है, ठीक है, आर्कटिक ओशन के पास हुई है माइनिंग। उसके बाद आप जा सकते हो भी अर्थ की कॉम्पोजिशन क्या है, आप नीचे को माइन कर सकते हो और देख सकते हो भी अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो आपकी होगी डीप माइनिंग, सेकेंड सोर्स है आपका ये। और तीसरा आप देख सकते हो जो जैसे वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है जी, जो वोल्केनिक इरप्शन। तो आपने देखा होगा कुछ एक पर्सन होते हैं जो जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होती है, जब लावा बाहर निकलता है तो वो बाल्टी उठा के पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो फ्रेश लावा है उसको कलेक्ट करने के लिए। तो उससे आपको पता चलता है भी यहाँ पे जो है आपके जो अर्थ का इंटीरियर है वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। और देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या है। तो फर्स्ट सोर्स है आपका, तो हम जो है बिना अर्थ के अंदर जाए हुए भी जो है अर्थ के जो इनसाइड जो प्रॉपर जो मैटर है उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ से इनके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये है आपके, जैसे हम एनालाइज करेंगे मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, एनालाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है जी, इसमें हम जो आपके टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, इसको हम चेंज करके जो है इसमें जो है मैटर के बारे में जान सकता है, वो कैसे फॉर्म चेंज करता है। ठीक है, और अंदर क्या है। दूसरा आपका है मीटियोर्स, ठीक है जी, तो यहाँ से भी हम जान सकते हैं। तीसरा आपका जो सोर्स है इनडायरेक्ट, ये है ग्रेविटेशन फोर्स, आपका ग्रेविटेशन फोर्स। और चौथा है आप जो है आप मैग्नेटिक सर्वे कर सकते हो। एंड फिफ्थ है आपका सिस्मिक एक्टिविटी। तो ये आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज है। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हम डायरेक्ट सोर्सेज से, एक एक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका माइनिंग एरियाज। तो इसमें हमारे को क्या पता चलता है, जैसे आपकी जो अफ्रीका होगी, आपकी अफ्रीका
तो अफ्रीका में जो आपकी जो गोल्ड माइंस है, तो इनकी जो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर डेप्थ जो है यहाँ पे इनकी खुदाई हो चुकी है, ठीक है। 3 से 4 किलोमीटर की डेप्थ में इसको जो है खुदाई हो चुकी है। तो इससे हमारे को पता चलता है भी अर्थ का इंटीरियर क्या है और अर्थ के इंटीरियर की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सोर्स है हमारा। और दूसरा है आपका डीप ओशियनिक माइनिंग, ठीक है जी। डीप ओशियनिक माइंस या डीप ओशियनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे जो आपका आर्कटिक ओशन है जो कि रशिया के पास है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अकोला माइंस, तो ये यहाँ पे जो है 12 किलोमीटर, ठीक है जी, 12 किलोमीटर डीप यहाँ पे इसमें जो है खुदाई हुई है। तो इससे भी हमारे को काफ़ी कुछ जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट से पता चलता है भी अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये दो डायरेक्ट सोर्सेज है जिससे हमारे को पता है भी अर्थ की कॉम्पोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है और अंदर क्या चीज़ है। पर आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हमने बोला भी अर्थ की जो डेप्थ है ना, जो मिड पॉइंट तक है, ये 6371 किलोमीटर है। तो आप 12 किलोमीटर में क्या ही ढूंढ लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो हमारा जो थर्ड सोर्स है ये है वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन में आप देखोगे जैसे ही जो आपका फ्रेश लावा जो है यहाँ पे जो है जब ये निकलता है, ठीक है, तो लोग जो है इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, लावा को, और जिससे यहाँ पे ये जो है स्टडीज़ करते हैं। तो इससे इनको ये पता चलता है भी ये अर्थ के किस पार्ट से आया हुआ है, ठीक है। तो इससे इनको पता चलता है। पर ये जो आप देखोगे ये जो डायरेक्ट सोर्सेज है ना, ये इसके बाद भी आप देखोगे भी आप माइनिंग करो, चाहे आप डीप ओशन माइनिंग करो, चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, इनको आप जो है जब सोर्सेज को कलेक्ट कर लोगे तब भी आप जो आपके जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है जैसे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज है उनके बेस के ऊपर हम इनको जो है यहाँ पे जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते भी। आप बोल सकते हो भी मैंने यहाँ पे जो है वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सुमात्रा में यहाँ पे जो है वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते भी यहाँ पे जो है आपके जो नदन अमेरिका के अंदर जो कॉम्पोजिशन है, जो एलिमेंट्स है, जो मिनरल्स है, वो वहाँ पर सेम है, ठीक है। और आप ऐसा भी नहीं बोल सकते भी जो एशिया में है वही आपको यूरोप में मिलेगा और वही आपको जो है अफ्रीका में मिलेगा। तो ये इस चीज़ का ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये माइनिंग हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, चाहे डीप ओशियनिक प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इनका ये ड्रॉबैक है। तो अब हम दूसरा देखेंगे जो आपका है इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो फर्स्ट है आपका जो है हमने देखा था जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, एनालाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ की कंपोजिशन कैसे हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है क्रस्ट आता है, क्रस्ट के बाद फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है, ठीक है जी। अब जो क्रस्ट का जो टेम्परेचर है आपका वो डिफरेंट है, ठीक है, कम है। जो मेंटल है, मेंटल का टेम्परेचर आपका डिफरेंट है, और कोर है, कोर का टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है आपके कोर में ही है। अब मान लो कोई जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है, यहाँ से जो है प्लूम के थ्रू यहाँ पे जो है आपका मैग्मा बाहर निकलता है और लावा के फॉर्म में आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा अभी ये कोर से आया है या ये मेंटल से आया है या जो आपकी जो है अपर एस्टेनोस्फेयर है वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो आपके जो फिजिक्स के लॉज हैं, जैसे कि आपके टेम्परेचर हो गया और दूसरा मैंने बात की हुई थी प्रेशर की, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो ये जो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सोर्स से लिए हुए थे, ठीक है, जैसे लावा हो गया, तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे उसी टेम्परेचर और कंडीशन में यहाँ पे ये डालते हैं प्रेशर की कंडीशन में। जैसे कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और प्रेशर भी सबसे ज़्यादा है, तो ये जो है अपनी लेबोरेटरी में वहाँ पे जाके जो है इसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर उसी सिचुएशन में देखते हैं और देखते हैं ये जो मैटर है अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस बेस पे ये जो है ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये बेस्ट सोर्स है। उसके बाद आप देखो आपकी जो है मीटियोर्स, ठीक है जी। तो
पिछले जो है हमने लेक्चर 2 में देखा, यहाँ पे हमने जो है मैटर की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखा था भी, जो है हमने सबसे ऑथेंटिक मांगा जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने बात की हुई थी, ठीक है। सिंगुलरिटी से एक्सप्लोजन होता है और जो है यहाँ पे यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपको नहीं लगता जब यहाँ पे जो कोई मिटियोर, ठीक है, जो अर्थ के अंदर फॉल करता है, जब गिरता है, तो आप और हम जब उसको जो है कलेक्ट करके उसमें जो है साइंटिफिक स्टडी करेंगे, फिर से हम उसमें जो है जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर ये कंडीशंस चेंज करेंगे, तो हम इससे भी पता कर सकते हैं ना भी यहाँ पे हमारे जो है अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है। तो इससे हमारे को पता चलता है। अब तीसरा देखो, तीसरा है हमारा ग्रेविटेशन। क्या है? तीसरा है हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में देखो, वैसे तो हमारी अर्थ है कुछ जियोइड शेप में है, पर चलो ठीक है ऐसे देख रहे हैं। तो हम बोलते हैं अभी अर्थ में सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी है ना वो पोल्स में है, ठीक है, यहाँ पर है। पोल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है और इक्वेटर में कम है, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि जो जो पोल है ना तो थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटी एनोमली का, ठीक है जी। तो मान लो अर्थ का ये पार्ट है और मान लो अर्थ का कोई ये पार्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे भी जो अर्थ है ना, अर्थ की जो ग्रेविटी है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देखो कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो काफ़ी कम है ना। तो यहाँ पे पता क्या चलता है, पता क्या चलता है हमारे को, जो अर्थ की कॉम्पोजिशन है ना इंटीरियर में, जब ग्रेविटी अलग अलग होगी तो हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो भी तो डिफरेंट होगी ना, डिफरेंट पार्ट्स में। तो इससे हमारे को पता चलता है भी अर्थ में जो है अलग अलग चीज़ें हैं और वो किस किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। जैसे हैवी मेटल हो गया, ठीक है, तो जिससे हमारे को पता चलता है भी हैवी मेटल है तो ग्रेविटी ज़्यादा हो सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी एनोमली। ये कॉन्सेप्ट है, इससे हमारे को पता चलता है composition inside the earth's interior, ठीक है जी। अब फोर्थ जो है हमारा जो सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स, जिससे हमारे को पता चलता है भी अर्थ के अंदर क्या चीज है, वो है मैग्नेटिक सर्वे। ठीक है जी। तो फिर से हम यहाँ पे अर्थ को ड्रॉ करते हैं, ये हमारी अर्थ है। अब मान लो यहाँ पे कुछ एक ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे अर्थ के पार्ट हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भी हाई मैग्नेटिज्म देन यूजुअल, ठीक है, लिख लेते हैं देन यूजुअल, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भी लेस मैग्नेटिज्म देन यूजुअल। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है, इससे हमारे को दो बातें पता चलती है। तो जहां पर जो मैग्नेटिज्म हाई है ना, तो इससे पता चलता है भी वहां पे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, आपके हैवी मेटल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पता चलता है भी वहाँ पे नहीं है। तो इससे पता चलता है भी अर्थ का जो इंटीरियर है ना, जहाँ पे इरप्शन हुई थी, तो इससे पता चलता है भी कौन सा किस पार्ट से आया है। जैसे हमारे को पता है भी कोर है, तो कोर में आपका क्या है, जो निफे से बना है, निकल है, ठीक है, और आयरन है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप देखोगे भी जैसे मेंटल है, मेंटल में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स है, ऑलिवीन है। तो इससे पता चलता है भी कौन सा मिनरल कहाँ से आया है, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी हम एनालाइज कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये जो है ना, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक सर्वे होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है जी। ये इसमें गड़बड़ी है, ये चेंज होता रहता है, पर इससे हमारे को पता चलता है यहाँ पे ये किस पार्ट से आया हुआ है। और जो सबसे लास्ट है, ठीक है, फिफ्थ जो सबसे रिलायबल है हमारा, वो है आपका सिस्मिक एक्टिविटीज।
ठीक है जी। अब सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है? तो देखो, मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कन्वर्जेंस हो रही है उनमें, ठीक है, पास पास आ रही है। तो जब ये पास आती है तो यहाँ पे आप देखोगे ये कोलाइड होती है एक दूसरे के साथ। क्या होती है? कोलाइड होती है, ये एक दूसरे के साथ है, ठीक है। जब ये कोलाइड होती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे सर एनर्जी रिलीज होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो जिसके कारण क्या होता है? आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है, आपका अर्थक्वेक आता है। ये हो गया। तो फिर से मान लो हम अर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी प्यारी अर्थ है। तो इसमें यहाँ पे मान लो यहाँ पर जो है कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, दो प्लेट्स को कोलाइड होती है। मान लो जापान को ही ले लो, ठीक है, क्योंकि जापान में हर 3 मिनट में जो है यहाँ पे एक अर्थक्वेक आता ही रहता है, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो जहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रीलिम्स के बारे में वैसे आपको पता होना चाहिए, इसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो है आपकी वो चारों डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, ठीक है जी। जब ये चारों तरफ जाती है ना, तो यहाँ पे जो अर्थ का जो टॉप है, तो जहाँ पे ये पहुँचती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है, ये भी आपको पता होना, जो बिल्कुल टॉप में है। जैसे मतलब जापान के नीचे होती है और सीधे भूकंप आता है, तो जापान जो है ऊपर टॉप है, तो उसमें एपिसेंटर उसको बोलते हैं। तो देखो, अब जो ये जो एनर्जीज है ना, जो ये जो वेव्स हैं, ये इनकी स्पीड डिफरेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद समझनी होनी चाहिए। इनकी डिफरेंट ट्रैवलिंग स्पीड है। जब इनकी ट्रैवल करने की स्पीड डिफरेंट है, तो इससे आपको क्या पता चलता है भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की वेव्स जनरेट होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वेव्स जनरेटेड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो हम लिख लेंगे डिफरेंट टाइप्स। तो ये बात है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भी ये वेव्स जो है कौन कौन से टाइप्स की है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सिस्मिक वेव, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे हम। तो ये है सिस्मिक वेव्स। तो इसमें देखो ये भी दो टाइप की है। तो आपकी फर्स्ट वन हो गई बॉडी वेव, ये अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है, उसके बाद ये बाहर को आती है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे इनसाइड। और दूसरी जो आपकी है ये है आपकी सरफेस वेव। तो सरफेस वेव इसमें हम देखेंगे ये क्रस्ट में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो क्रस्ट ओनली, ठीक है, यहाँ पे ये इसमें करती है। तो आपकी जो ये जो बॉडी है ना, बॉडी वेव, ये भी दो टाइप की है। तो कौन कौन सी है? तो पहली है आपकी प्राइमरी वेव, जिसको हम पी वेव बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी है आपकी एस वेव, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। और सिमिलरली आपकी जो ये जो सरफेस वेव्स है ये भी दो टाइप की है। तो इसका नाम है लव वेव और दूसरी है रेले वेव, ठीक है जी, रेले वेव। तो एक एक करके इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी पी वेव, ठीक है, तो क्वेश्चन भी इसी से पूछा हुआ था अभी सिस्मिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी वेव है, इनको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और इनके बारे में देखो क्या फैक्ट है। तो ये सबसे तेज चलती है, फास्टेस्ट मूविंग या ट्रैवलिंग वेव। तो ये जो है अर्थ के सरफेस में सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। और तो ये कैसे मूव करती है? जो आपकी जो साउंड वेव है ना, उसकी तरह ये जो है सिमिलरली जो है मूव करती है, ठीक है। अब साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है? ये जो है ट्रांसवर्स तरीके से ट्रैवल करती है। तो देखो साउंड वेव्स जो है इस तरीके से ट्रैवल करती है, ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी,
इस तरीके से जो है आपकी साउंड वेव, ठीक है, जो ये ट्रैवल करती है, तो पी वेव भी ऐसे ही सिमिलरली जो है यहाँ पे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये स्ट्रेच एंड स्क्वीज का है। जैसे आपका स्प्रिंग नहीं होता है, ठीक है, स्प्रिंग है, ठीक है, नॉर्मल ऐसा है। अब जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपकी जो पी वेव्स है ये भी कुछ इसी तरीके से ट्रैवल करती है। जब ये ट्रैवल करती है तो जो आपके जो रॉक्स है ना, जो अर्थ सरफेस है, इसको ये ब्रेक कर देती है, ठीक है। और एक बात और, ये जो है आपकी ये ट्रैवल करती है तीनों मीडियम्स में। किस में करती है, ये सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, ये आपकी लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, ठीक है जी, और गैस में भी यहाँ पे आप देखोगे जो वैक्यूम है, वैक्यूम में ये ट्रैवल करती है। तो ये आपकी पी वेव होगी। तो नेक्स्ट देखो आपकी जो एस वेव है, आपकी एस वेव जो सेकेंडरी वेव है, जो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे ये ट्रैवल करती है। तो इसमें देखो ये जो है सरफेस का जो अराइवल है इसका ना, सरफेस अराइवल, तो इसमें ये कुछ टाइम लेता है, सम टाइम लैग्स, सम टाइम लैग, ठीक है, तो कुछ टाइम लेती है, उसके बाद ये पहुंचती है। और दूसरी बात, ये ट्रैवल कैसे करती है, तो सर ये आपका जो मीडियम है ना, जो सॉलिड मीडियम है, उसी में ट्रैवल करती है, बाकियों में ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है जी। तो देखो जैसे अब ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है। अब मान लो कुछ यहाँ पे जो है जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, और यहाँ पे जो है ये वेव्स ट्रैवल करती है चारों तरफ, ठीक है। पर मान लो अर्थ का इंटीरियर है, तो अर्थ के इंटीरियर में कुछ एक जगह ऐसी भी होगी जो पत्थरों के बीच में जो है खाली होगी, वैक्यूम होगा, ठीक है। और कुछ एक जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे जो है वाटर सोर्सेज भी होंगे। मेंटल में वाटर सोर्सेज ही तो है मैक्सिमम जहाँ। तो यहाँ पे देख लो जो आपकी जो वेव है ये ट्रैवल करती है यहाँ तक, और यहाँ पे रुक जाती है, तो यहाँ पे ये है आपका वाटर सोर्स कर लो। तो एस वेव कैसा है, ये इसके बाद जो है ये ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है, और यहाँ पे वाटर सोर्स है, यहाँ पे भी नहीं करेगी, ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। और मूवमेंट कैसी है इसकी, तो एस वेव की मूवमेंट आपकी जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर है, तो कुछ इस तरीके, जैसे आप देखोगे, आप जो किसी पॉन्ड या झील के पास जाओगे तो आप पत्थर फेंकोगे, ठीक है। तो जो पत्थर फेंकने के बाद है जो वेव्स है ना, वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है। तो सिमिलरली जो है एस वेव भी ऐसे ही ट्रैवल करती है। तो जैसे आप देखोगे जब ये ट्रैवल करती है, तो मान लो नॉर्मल ये आपकी प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे जो है एस वेव ट्रैवल करती है। तो जब एस वेव ट्रैवल करेगी तो ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो जिससे आपको क्या दिखता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है आपके अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जो है फॉल्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, जैसे अफ्रीकन फॉल्ट हो गया। अब देखोगे तो यहाँ पे जो है जमीन फट गई है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सिमिलरली आप देखो जो लव वेव है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इनको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, पर तब भी आप देख लो। तो ये जो है आपकी क्रस्ट में ट्रैवल करती है, तो किस में करती है, ये लव वेव आपकी सिर्फ अपर क्रस्ट में ट्रैवल करती है, ओनली अपर क्रस्ट है, ठीक है। जब ये ट्रैवल करती है ना, तो मान लो आपकी ये ब्लॉक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लो। तो ये आपकी ब्लॉक है, जब ये ट्रैवल करती है तो ये जो है आपकी अर्थ के सरफेस को ब्लॉक्स में ब्रेक कर देती है, ठीक है जी। इस तरीके से ये जो है यहाँ पे जो है फ्रैक्चर लाती है अर्थ के सरफेस में। और दूसरी आपकी जो है वो है रेले वेव। तो रेले वेव जो है ये एस वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, ठीक है। ये लोअर क्रस्ट जो आपका है वहां पे ये ट्रैवल करती है रेले वेव्स। तो इस तरीके से ये जो है ट्रैवल करती है, ये लोअर क्रस्ट मान लो, ठीक है। तो ये आपकी जो है यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा हुआ था हमारे को, जो है क्वेश्चन में पूछा हुआ था भी आपकी जो है लिमिटेशन क्या है। तो आप देखोगे सिस्मिक वेव्स में भी कुछ है शेडो जोन्स है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था हम आगे देखेंगे जब हम कंप्लीट कर लेंगे। शेडो जोन्स क्या है, ठीक है, उनके बारे में बताओ, पी और एस वेव के शेडो जोन को डायग्राम में बताओ। तो नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो इसकी लिमिटेशन है ना सिस्मिक वेव्स की, ये है
शैडो जोन्स। शैडो जोन का मतलब क्या है? शैडो जोन का मतलब ऐसा है सर, या मान लो कोई भी किसी जगह पे जो है अर्थक्वेक आता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो शैडो जोन ऐसा जोन है जहाँ पे जो है वो जो आपकी जो एनर्जी है ना वो अर्थक्वेक की वो पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। मान लो नदन हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो है कुछ एक जो है एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो अर्थ की जो ट्रैवलिंग होगी ना, कुछ एक जगह पे ये तो बिल्कुल पहुंच जाएगा भी, आपको पता चल जाएगा भी हाँ कहीं पे अर्थक्वेक हुआ है। पर कुछ एक जगह ऐसी है आपको पता ही नहीं चलेगा भी यहाँ पे भी हाँ अर्थक्वेक हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो इसी को जो है शैडो जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो पी वेव के बारे में देखो सबसे पहले। तो ये हमारा देखो यहाँ पे कोर हो गया, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ पे जो है कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसमें जो है वेव्स जो है चारों तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है। इसको ये किसका है? पी वेव का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें जो है एनर्जी ट्रैवल करती है, ट्रैवल करती है, ट्रैवल करती है और ट्रैवल करती है, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है एनर्जी आपकी। तो इसमें हमने देखा जो आपकी जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल करती है, ठीक है जी। तो आपकी जैसे ही आपकी ये कोर आता है ना, तो कोर के पास आपका यहाँ पे 105 डिग्रीज, ठीक है जी, 105 डिग्रीज। तो यहाँ तक ये बिल्कुल ट्रैवल करती है, आपको पता चलता है भी यहाँ पे जो है सिस्मिक एक्टिविटी हुई है, ठीक है। पर जैसे ये कोर में पहुंचती है, एंट्री करती है, ठीक है, जैसे ये वेव यहाँ पे कोर पे एंट्री करती है तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे ना पता क्या होता है, तो ये जो है 145 डिग्री, यहाँ पे भी 145 डिग्री। तो इसमें आप देखोगे 105 डिग्री से 100 जो आपका मान लो 105 डिग्री से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 105 से 145 के बीच में यहाँ पे एक जोन जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस जोन में जो है आपकी जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो पहुंच नहीं पाती है, ठीक है जी। तो इसी जोन को ये और ये, तो इसी जोन को आपको बोलते हैं ये है आपके शैडो जोन। तो ये पी वेव के कॉन्सेप्ट में है, ठीक है जी। अब एस वेव के कॉन्सेप्ट में भी देखो क्या है। तो यहाँ पे मान लो फिर से एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, ये आपका कोर हो गया। तो एनर्जी यहाँ पे देखो यहाँ से ये ट्रेवल करती है चारों साइड पे। पर आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो कोर क्या है, जो आपका आउटर कोर है, तो वो तो लिक्विड में है ना। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ के बाद जो है जो 105 डिग्री है आपकी, 105 डिग्री है जो ये एस वेव है। तो एस वेव में 105 डिग्री के बाद जो है आपकी जो ये जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो आपका जो आउटर कोर है ये लिक्विड में है, ठीक है, सेमी लिक्विड है वैसे तो इसमें जब ये लिक्विड में आता है तो यहाँ से ये ट्रेवल नहीं कर पाती है, और ये वेव्स जो है आपकी ये जो आती है ये यहीं तक रुक जाती है, ठीक है। इससे आगे ये ट्रेवल नहीं कर पाती, और ये जो जोन क्रिएट होता है ये शेडो जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा भी कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुई है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, पर यहाँ पे जो किसी एरिया में यहाँ पे कोई रहता है उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा भी यहाँ पे जो है कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुई है। तो ये जो है यहाँ पे एस वेव का आपका जो है ये शैडो जोन है, ठीक है जी। यही जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ था, इसको ड्रॉ करने के बारे में बोला हुआ था भी पी और एस वेव के जो है शेड जोन के बारे में बताओ, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है जी। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से जब मान लीजिए जैसे आपका गिलास होता है ना, गिलास में आप देखोगे तो कुछ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो आपको कुछ यहाँ जैसे पे दिखेगा पानी में, तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे होता है, जब कोर में आती है तो ये डिफ्लेक्ट होती है और ये सीधे आ जाती है। तो इस जोन में जो है यहाँ पे शेड जोन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे इतना हो जाता है। तो देखो प्रीलिम्स में आपसे पूछेंगे, तो वैसे तो है तो प्रीलिम्स के इफेक्ट है। तो पी वेव के बारे में आप देखोगे तो 105 से 145 के बीच में शेड जोन है, और इसमें जो है 105 से 105 के बीच में यहाँ पे जो है कंप्लीटली जो है शेड जोन है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आता है आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी
एंड क्या बोलूँ, एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे। तो देखो इसके बारे में, सिस्मिक एक्टिविटी और इसकी लिमिटेशन के बारे में हमने बात की हुई थी। तो सबसे पहले आप इंट्रो में एक डेफिनेशन दोगे। आप बोलोगे भी जो आपका फोकस है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और जिससे ये क्या है डिफरेंट पाथ्स में ट्रेवल करती है, और जिससे क्या है, और इसकी स्पीड जो है जो रॉक्स की, जो आपके पत्थर है, ठीक है, रॉक की डिफरेंट डेंसिटी के कारण जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। ये आपका इंट्रो आएगा। जब बॉडी होगी तो बॉडी में आप बताओगे भी टाइप्स कितनी है वेव्स की, ठीक है, दोनों टाइप बताओगे और उनके सब टाइप पे। अब जो ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में डायग्राम तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो आपको बिना डायग्राम के आप एग्जाम में नहीं आओगे, ठीक है, बिना इसको छोड़ के नहीं आओगे। तो जब आप डायग्राम करोगे तो डायग्राम के बाद फिर आप जो है यहाँ पे आप, फिर हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने बोला हुआ था लिमिटेशन बताओ। तो लिमिटेशन यही तो है ना, सिस्मिक एक्टिविटी की लिमिटेशन क्या है, इनकी लिमिटेशन यही है भी ये जो शेडो जोन है ना, यही तो इनकी लिमिटेशन है, और क्या है। हो गया आपका इसका क्वेश्चन, 150 वर्ड्स में आप राइट कर सकते हो। इसमें जो है आप यहाँ पे बताओगे भी इतने इतने में ट्रेवल करती है, इतने में नहीं कर पाती। पी वेव में ऐसा है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाता है शेडो जोन। और एस वेव में ऐसा है ये ट्रेवल ही नहीं कर पाती है लिक्विड और इसमें गैसेस में। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, अब सिस्मिक जोन हो गए, अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट में। ठीक है जी, तो ये है क्वेश्चन, इसमें जो है 3 से 4 बार पूछा हुआ है पिछले 4-5 साल में ही। तो ये है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ का इंटीरियर किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है जी, ये आपका जो है इंटीरियर है। तो इसको हम देखते हैं, मान लो अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो अर्थ का एक टुकड़ा है, अर्थ कुछ इस तरीके से गोल है, तो इसका ये कि हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें हमने बात की हुई थी अर्थ में क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद फिर आपका जो है मेंटल है, मेंटल के बाद फिर कोर है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे भी अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट के सब पार्ट क्या है, मेंटल है, तो मेंटल के बीच में क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, ठीक है। तो इसमें डिस्कॉन्टिन्यूटीज भी है, तो डिस्कॉन्टिन्यूटीज कहाँ कहाँ पर है और कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो देखो क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, तो क्रस्ट के बारे में हमने क्या बोला था, क्रस्ट 2 टाइप की है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, जिसको हम सियाल बोलते हैं, जो बॉक्साइट से बनी हुई है, और दूसरी ओशियनिक क्रस्ट है जो साइमा है। क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, सबसे टॉप में जो आती है। और उसके बाद फिर क्या आती है आपकी, उसके बाद आती है आपकी जो है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो ओशी से मैं इसको डिनोट करूंगा, तो ये आपकी जो है ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है जी। तो इसमें आप देखोगे तो जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो इसकी जो ऑन एंड एवरेज है वो कितनी है, 30 से 40 किलोमीटर के आसपास इसकी ऑन एंड एवरेज है। और ओशियनिक की क्रस्ट की 5 से 7 किलोमीटर की ऑन एंड एवरेज जो है इसकी जो है, ठीक है, डेप्थ है। जब आपकी ये जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका मेंटल। तो मेंटल भी 4 पार्ट्स में हम इसको जो है क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है। तो मेंटल में सबसे पहले क्या आती है, आउटर मेंटल, क्या आती है, आउटर मेंटल, ठीक है जी, ये आपकी आउटर मेंटल आती है। और उसके बाद जो आउटर मेंटल जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो ये कितनी है, ये 100 किलोमीटर के इसमें आती है, ठीक है, 100 किलोमीटर्स। और उसके बाद जब आउटर मेंटल हो जाती है, तो ये है, उसके बाद आती है आपकी एस्थेनोस्फीयर, क्या आती है, एस्थेनोस्फीयर आती है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और आउटर मेंटल है, इस चीज को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपकी बनती है लिथोस्फीयर। क्या बनती है, लिथोस्फीयर, ये आपकी लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है जी। तो हम एस्थेनोस्फीयर में आ गए, तो एस्थेनोस्फीयर आपकी जो है 400 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है जी। एस्थेनोस्फीयर के बाद आते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है इनर आउटर मेंटल। क्या है, इनर आउटर मेंटल, ठीक है जी, ये इसमें तो ये 650 किलोमीटर है। और उसके बाद फिर आप जाओगे तो जो आपकी जो मेंटल है, तो इसका फाइनल पार्ट है जो आपका इनर मेंटल है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इनर मेंटल है, ये है 2885 किलोमीटर, ठीक है, 2885 किलोमीटर्स हैं। और उसके बाद फिर आपका कोर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो आपका जो है उसमें फिर आउटर कोर यहाँ पे शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर जो सबसे डीप जो अंदर है, ये इनर कोर है। तो ये 5155 किलोमीटर है। और यहाँ पे आप देखोगे, लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में बताया था 6371 किलोमीटर जो है आपकी डेप्थ है अर्थ की मिड पॉइंट जो है, ठीक है।
तो ये हमारे अर्थ की जो है क्लासिफिकेशन होती है इंटीरियर की। पर यहाँ पे आप देखोगे जो जैसे ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, तो इसमें आप देखोगे भी इसमें जो इसकी फॉर्मेशन है वो अलग है और इसकी फॉर्मेशन वो अलग है, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ एक ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है जिसमें जो है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगी या जो कुछ मैटर होगा वो अलग है इनसे, ठीक है। तो वैसे ही इन लेयर्स के बीच में भी कुछ एक डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है, ठीक है। तो देखो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट है उसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसका नाम है कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। क्या है? कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये है आपकी कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद जब आपका ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, और आउटर मेंटल, कौन सा? ओशियानिक क्रस्ट और आउटर मेंटल, तो यहाँ पे कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है? तो आपको मिलेगी यहाँ पे मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। कौन सी? मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो है मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आउटर मेंटल और एस्टेनोस्फीयर के बीच में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर इनर आउटर मेंटल, ठीक है, और इनर मेंटल, तो यहाँ पर जो है आपको डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है। और इस डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, क्या नाम है? इसका नाम है रिपीटी, REPITI। तो ये रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो ये इसमें आती है इनर आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में। उसके बाद फिर आपका आउटर कोर और इनर मेंटल में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है? तो देखो यहाँ पर आपको जो मिलती है डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या नाम है? गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, जो हार्ड रॉक्स है। क्या है? हार्ड रॉक्स है इसमें यहाँ पे। तो ये जो हार्ड रॉक्स हैं, यहाँ पे आपकी जो पी वेव और एस वेव ट्रेवल करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है ना बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं डी डबल प्राइम लेयर, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ना, ये है लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आप इतना जो है राइट कर दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा भी इसको आता है, ठीक है। तो ये बात है, इस पर हम यहाँ तक पहुँचे। अब एक एक करके इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है क्रस्ट आता है, तो इसी को लेते हैं। तो क्रस्ट है, तो क्रस्ट में आपने क्या देखा, ये दो पार्ट्स में है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा ओशियनिक क्रस्ट है। तो इसमें आप देखोगे किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओशियनिक की है या कॉन्टिनेंटल की है? अगर आप ढंग से देखोगे ना यहाँ पे इसको मैप में, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? इनर कोर की है, उसके बाद आउटर की है, फिर इनर मेंटल की है, इनर आउटर मेंटल की है, एस्टेनोस्फीयर की है, और सबसे कम किसकी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है ना वो कम होगी और ओशियनिक की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके साथ ही हमने बोला हुआ था इसकी जो एवरेज डेप्थ है, तो ये कितनी है? ये 35 से 40 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये कितनी है? 5 to 7 किलोमीटर है। और इसके साथ ही आप देखोगे जो आपका ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यहीं पे तो सारे फिजिकल फीचर्स विजिबल है, ठीक है। तो आप बोलोगे ऑल फिजिकल फीचर्स आर विजिबल, तो ये बात आप बोलोगे भी सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको जो है विजिबल है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल के बारे में आप देखोगे तो इतनी लाइनें काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलोगे आप ओशियनिक है और कॉन्टिनेंटल है, उसके बाद आप बोलोगे डेंसिटी इसकी ज़्यादा इसकी कम है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे भी इसकी डेप्थ इतनी है इसकी इतनी है। उसके बाद फिर आप बोलोगे यहाँ पे देखा थी 2 लाइन और ऐड करनी होता, बोलोगे भी ये सियाल और साइमा से बने हुए हैं, ठीक है, काफ़ी है। अगर 150 वर्ड्स में आपको आएगा तो आपसे जो है अगर आप इतना लिखोगे तो आपसे ये छूट जाएगा सारा का सारा, ठीक है जी। ये मैं बोल देता हूँ अभी। तो नेक्स्ट है मेंटल। तो मेंटल के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो मेंटल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ था। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से? देखो यहाँ पे आउटर मेंटल है, एस्टेनोस्फीयर है, इनर आउटर मेंटल है और इनर मेंटल है। 4 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे मेन बात है जो ये जो मेंटल है, तो सबसे बड़ा पार्ट है ना इसमें हमारे अर्थ का, है ना, सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसमें आप देखोगे आपका 82% वॉल्यूम है अर्थ का। कितना है? 82% वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इतना ये कवर करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप मास पे देखोगे इसका मास कितना है, ठीक है। वेट और मास में फ़र्क पता है ना आपको क्या है? जो वेट जो चेंज होता है मास स्टेबल होता है। तो मास देखोगे आपके इसका जो है जो अर्थ है उसका 65% है,
अर्थ का 65% जो है आपका मेंटल का ही जो है इसमें जो है ये कवर करता है, ठीक है। और सबसे पहले दूसरी इसमें और बात देखो, जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो आपके मिनरल्स सॉरी एलिमेंट्स हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है। तो आपके यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ जो आयरन एंड मैग्नीशियम, क्या है, आयरन एंड मैग्नीशियम यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में है, ठीक है, ये अबंडेंस में है सबसे ज़्यादा, इसमें आपको यही मिलेगा मेंटल में। और साथ ही में, और जिस रॉक में अगर जो मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेंगे आगे, अल्ट्रामैफिक बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रामैफिक रॉक्स। और देखो यहाँ पे मिनरल्स, मिनरल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो मिनरल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये है आपका ओलिविन। तो ये प्रीलिम्स में भी शायद 2 से 3 बार पूछा ओलिविन के बारे में। और दूसरा है पायरोक्सिन। तो ओलिविन के बारे में हर बार जो है अगर आपको ऐसे आता है इंटीरियर तो आप इसके बारे में राइट करोगे ही करोगे, ठीक है, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है भी ओलिविन के बारे में बोलो भी ओलिविन जो है कैसे फाउंड करता है और ये अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, ठीक है, डेप्थ में अगर जाता है तो ओलिविन के बारे में बात करते हैं। तो ओलिविन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ओलिविन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसमें जो है ये इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इसका नाम है सिस्मिक एनिसोट्रोपी। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्मिक एनिसोट्रोपी का मतलब है, मान लो ये जो आपका है ओलिविन मिनरल है, ठीक है, ये है, यहाँ से जो है आपकी वेव्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सिस्मिक वेव। तो इसमें जब ये ट्रैवल करेगी तो ये हर साइड की तरफ ट्रैवल करती है वेव्स, ठीक है, ये तो आपने देखा होगा हर साइड को। तो यहाँ पे मान लो ये इस तरफ गई, ये इस तरफ गई और ये इस तरफ गई, तो आपकी जो ये वेव है ना, मान लो इस तरफ गई तो इसकी स्पीड जो होगी वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। और ये जो वेव इस साइड गई तो इसकी 25 किलोमीटर पर आवर होगी, और ये जो इस साइड गई ये 2 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये इसका मतलब है सिस्मिक एनिसोट्रोपी, मतलब ये जो स्पीड है ना, ये मिनरल्स में इसमें जो ओलिविन में ये जो है चेंज हो जाती है एकदम, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है तो कहीं पे कम। तो इसी का मतलब है सिस्मिक एनिसोट्रोपी। और ये कहाँ पे हो रही है, ये मेंटल पे हो रही है, ठीक है। तो मेंटल में ही एक पार्ट है, तो उसका नाम क्या है, एस्थेनोस्फेयर। क्या नाम है, एस्थेनोस्फेयर है। तो इसकी प्रॉपर्टी पता क्या है, ये सेमी सॉलिड नेचर है, सेमी सॉलिड नेचर का है। जैसे आपने गर्मियों के टाइम में चॉकलेट ली हुई है कभी, जिप में डाली हुई है, तो बिल्कुल ही वो स्टिकी जैसे नर्म हो जाती है ना, बिल्कुल ही जैसे आप दबाओगे तो वो बिल्कुल ही मतलब स्टिकी टाइप की हो जाती है। तो वैसे ही आपकी जो एस्थेनोस्फेयर जो लेयर है वो सेमी सॉलिड नेचर है, ठीक है। तो इसको आप प्लास्टिक इन नेचर भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो भी प्लास्टिक इन नेचर। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी जो सिस्मिक वेव्स हैं, क्या है, सिस्मिक वेव्स, ये इसमें जो है इसकी वेलोसिटी जो है स्लो डाउन हो जाती है। जब सेमी सॉलिड है तो स्लो तो होगी ना, अब इसमें देखो सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, तो दोनों जब साथ में है तो इसमें जो है इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। खासकर जो आपकी जो सेकेंडरी वेव्स है ना उसकी वेलोसिटी तो बिल्कुल ही मतलब ये स्लो कर देती है। और इसमें देखो, इसमें एस्थेनोस्फेयर के बारे में जो आपकी ओलिविन है ये प्रेजेंट ही नहीं करता है यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में। और देखो और क्या है यहाँ पे, इनर आउटर मेंटल है, इनर आउटर मेंटल। तो ये जो इनर आउटर मेंटल है, ठीक है, यहाँ पर है ये जो आपकी इनर आउटर मेंटल है, तो ये जो है ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, क्या है ये, ट्रांजिशन जोन है, ये आपका ट्रांजिशन जोन है, ठीक है जी। अब इसमें जो बोलते हैं जो आपका ओलिविन जो मिनरल है, क्या है, ओलिविन मिनरल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है सबसे ज़्यादा ये ओलिविन मिनरल है इनर आउटर मेंटल में। और इसके साथ ही जब ये जो ओलिविन मिनरल है ये जब डेप्थ में जाते हैं ना, जब डेप्थ में जाते हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर देता है, ठीक है। तो जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ओलिविन जो है कुछ डेप्थ के बाद बीटा स्पाइनल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और डेप्थ में जाते हैं तो ये अपनी फॉर्म फिर से चेंज कर जाता है, तो ये बन जाता है आपका रिंगवुडाइट। तो रिंगवुडाइट मिनरल ये बन जाता है, ठीक है, जैसे हम जो इसमें जो है जब नीचे की तरफ जो है हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही
इसकी जो डेंसिटी है ना, जो ओलिविन की जो डेंसिटी है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी डेंसिटी जो है हाई हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लेना, हाई डेंसिटी हो जाती है जब हम नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं। अच्छा जी, और क्या है, तो अब और है इसमें देखो, ये जो आपका इनर आउटर मेंटल है ना, जैसे हमने ये बोला हुआ था यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। सॉरी, सेकंड सेकंड वाला है सबसे बड़ा। इसमें आपका जो अर्थ का जो सरफेस है ना, ये जो आपका सरफेस है यहाँ पे जो आपको वाटर मिलता है, ठीक है, तो उसका 10 गुना ज़्यादा वाटर यहाँ पे आप फाउंड करते हैं इनर आउटर मेंटल में, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, तो लिख लो, जो आपकी इनर आउटर मेंटल है ना, ये होल्ड करता है 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम एज वाटर, ठीक है। तो इसमें जो है, जो आपके अर्थ सरफेस में जितना पानी है उसके 5 गुना ज़्यादा जो है इसमें जो है यहाँ पे अंदर प्रेजेंट हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो मेन है वो है आपका इनर मेंटल। इनर मेंटल है, तो इनर मेंटल में जब है, जब ये जो आपका मिनरल ओलिविन है, ये फिर हम जब अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। तो ये कन्वर्ट होकर क्या बनता है, तो ये जो है पर्वोस्काइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर क्या जाना जाता है, पर्वोस्काइट, ठीक है। तो ओलिविन देखो हमने पहले देखा हुआ था, ये जो है बीटा स्पाइनल था, ठीक है जी। बीटा स्पाइनल के बाद ये रिंगवुडाइट में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे जाते हैं, और रिंगवुडाइट के बाद ये क्या है, ये पर्वोस्काइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इनर मेंटल है और ये इनर आउटर मेंटल है, ठीक है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे, ये सबसे बड़ा पार्ट है इनर मेंटल, ये 56% वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है इसको ये होल्ड करता है, ठीक है जी, इनर मेंटल। उसके बाद फिर आपका इनर आउटर मेंटल है। और इसके साथ ही एक कंटिन्यूटी देख लो, डिसकंटिन्यूटी जो है आपकी है, जो है डी डबल प्राइम, क्या है, डी डबल प्राइम डिसकंटिन्यूटी। तो डी डबल प्राइम डिसकंटिन्यूटी का ऐसा है, यहाँ पे जो मैंने बोला होता है, जो आपकी वेव्स हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज जो वेव्स हैं, पी वेव होगी, एस वेव होगी, तो इनकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी सिमिलर यहाँ पे, तो ये डिक्रीज हो जाती है। तो ये 10% की यहाँ पे जो है इसमें डिक्रीज आता है, और यहाँ पे आपकी जो है 30% जो है डिक्रीज आता है डी डबल प्राइम में, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप राइट करोगे तो एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। तो लास्ट है आपका कोर। कोर के बारे में जान लेते हैं। तो कोर क्या है, कोर दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक आउटर है और एक इनर है, ठीक है जी। अब कोर के बारे में भी आप देखोगे, ये आपका इनर है और ये आउटर कोर है। अब कोर में देखोगे, जो आउटर कोर है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये आप लिखोगे पॉइंट, डेंसिटी जो है आउटर कोर की वो इनर कोर से कम है। कितनी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी जो है आपकी, जो आउटर कोर है, ये 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी 15.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये पॉइंट है। और उसके बाद आप देखोगे जो रिसेंट स्टडीज़ है, तो वैसे हम बोलते थे जो हमारा जो आउटर कोर है ये जो है लिक्विड सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। पर 2022 के बाद से आप देखोगे, अगर न्यूज़पेपर आप फॉलो करते होंगे, तो यहाँ पे बोलते हैं जो आपका जो आउटर कोर है, ये सर जो आउटर कोर है ये लिक्विड में नहीं है। तो यहाँ पे स्टडीज़ बोलती हैं, न्यू स्टडीज़ हैं, ये लिक्विड में भी है, ये सेमी लिक्विड में भी है, और ये सॉलिड में भी है। तीनों स्टेट्स में ये प्रेजेंट है आपका आउटर कोर, ठीक है जी। और ये इसमें ये है क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें आउटर कोर के, तो आपको पता होगा जो आपका जो हाइड्रोजन जो लाइटर एलिमेंट है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो इस ऐसे एलिमेंट से जो है आउटर कोर की फॉर्मेशन होती है। और आपका इनर कोर हो गया, इनर कोर क्या है, सॉलिड है, पर इसके बारे में बोलते हैं भी ये भी सेमी सॉलिड नेचर का है, ठीक है। इसमें भी जो है तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं। और ये फॉर्म किससे हुआ है, ये फॉर्म हुआ है सर आपका जो निकल हो गया और आयरन हो गया, तो ये हैवी मेटल से इसकी जो है फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन आपका कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं ये नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जो हैवी मेटल होता है ना वो सबसे अंदर चला जाता है, जो
लाइटर होता है वो ऊपर चल जाता है, जो बीच वाला होता है बीच में रहता है, वैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, तो ये बोलता है। ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से जो है जो एलिमेंट है अपने आप को फिट करेगा, जो सबसे जो लाइटर होगा, जैसे लाइटर में मटेरियल होगा तो वो लावा के थ्रू यहाँ से लिफ्ट होकर जो है अर्थ के इसमें क्रस्ट में पहुंच जाएगा। जो हैवी होगा वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा, जैसे आपका कोर है। तो ये आपकी डेंसिटी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग जगह पे ये फिट होते हैं। देखो हमने ये इंटीरियर ऑफ अर्थ कंप्लीट किया, तो एक कंक्लूजन भी तो बनता है ना। तो कंक्लूजन में आप क्या बोलते हैं, ये जो फ्यूचर स्टडीज़ हैं, ठीक है, ये चेंज करती है आपकी जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है, इसको ये चेंज कर देती है और इंट्रोड्यूस कर देती है न्यू अंडरस्टैंडिंग को। तो ये आपका कंक्लूजन में होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो जो चेक एग्जामिनर होगा वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आप देखोगे चेंज ही तो है यार, सारा कुछ है। तो ये कंक्लूजन सबसे फिट बैठता है इसमें। तो बात है हमारी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन के ऊपर हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो ये तो हमने कर ही दी ना सर, यहाँ पे ये है, देखो ये अर्थ की इंटीरियर्स की लेयर है, तो इसके बारे में आप जो इसको ड्रॉ करोगे और दो दो पॉइंट इसमें लिखोगे। अगर इतना सारा मैं आप कराएगा तो ये 150 वर्ड्स में नहीं होगा, 250 वर्ड्स में आप देखोगे तो तब जाके ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बोलता है, ये बोलता है भाई सिग्निफिकेंस भी तो बताओ ना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको क्या लगता है, भाई अर्थ का इंटीरियर के बारे में हमने पढ़ा, तो हमारे से जो है सिग्निफिकेंस क्या है, बता सकते हो आप भी सिग्निफिकेंस क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात तो है आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना सर, जैसे मेटल्स हो गए, ओर्स हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, तो इनको तो हम एक्सट्रैक्ट करते ही हैं, ये सिग्निफिकेंस है, एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। उसके बाद जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते हैं, तो इसके बाद हमारे को क्या पता चलता है, जैसे हजार्ड, ठीक है, जैसे हजार्ड होते हैं, इनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मिटिगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हजार्ड्स में आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होगी या अर्थक्वेक हो गए, तो इनको हम रीड तो कर रहे हैं ना, जिसमें जो हमारे को पता है लेयर्स का जो पैटर्न है, इसको जो एनालाइज किया है, तो इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी जो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज को भी तो हम रीड कर सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म पैटर्न में प्लेट टेक्टोनिक जो टेक्टोनिक्स है वो कैसे मूव कर रही है, उसी के हिसाब से तो हो रहा है। तो इससे हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी पता कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। तो ये हम जो है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ेंगे तब हमारे को पता चलेगा। उसके बाद अब जो साइंटिफिक रिसर्च है, तो इसमें भी तो हमारे को हेल्प हो रही है ना, इससे हमारे को पता चलता है भी अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है। अब एक आधा और लिख लो अपनी तरफ से, जैसे हमें यहाँ पे बात की हुई थी प्लेट टेक्टोनिक की, तो प्लेट टेक्टोनिक को घुमा के लिख लो, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसमें इंटीरियर से। तो हो गए 5 पॉइंट, काफ़ी है इसमें, 150 वर्ड्स में ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी, आप इसमें जो है ये जो डायग्राम है इसको आप ड्रॉ करोगे, डायग्राम से आप पूरा बताओगे, तो उसमें अगर आप जो है ये राइट करते हो तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भी इसको आता है। ठीक है, दूसरी बात है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव हमने अभी तो करी यार, यहाँ पे तो है, कहाँ गई ये है, तो यही तो बारे में बोल रहा है, सिस्मिक वेव का कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, तो इसमें जो है बॉडी वेव, सरफेस वेव, इसके बारे में ही तो बताना है, और क्या बताना है। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर शेडो जोन है, लिमिटेशन है इसकी, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये बोलता है अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्मिक वेव एंड हाउ दे आर कॉज टू स्टडी अर्थ इंटीरियर। ठीक है, तो फिर बात वही आ जाती है यार, सिग्निफिकेंस तो इसमें भी आप ले ही सकते हो ना इससे। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, डिस्कस द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फिर वही बात आई, क्वेश्चन भी इंटीरियर को बताओ क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर उसके बारे में बताओ। ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी क्या है, एक डायग्राम बताओगे तो सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कमेंट इन एस वेव एंड पी वेव शेडो जोन्स विद डायग्राम। तो एस वेव क्या है और पी वेव का शेडो जोन क्या है, हमने देखा यार, एस वेव के बारे में हमने देखा भी 105 से 145 के बीच में यहाँ पे इसका ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है। ठीक है, शेडो जोन आ जाती है, और पी वेव की 105 से 105 के बीच में है, तो इसको आप ड्रॉ कर लोगे तो हो जाएगा एग्जाम में। तो इतना ही सही तो था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर 3 है ना वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम, और इसमें डेंसिटी डिफरेंशिएशन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।